दोस्तों आदाब, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 29 जून 2026 की शाम और आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया का हेडलाइंस शो। इस शो में आज आप देखेंगे ईरान को मिलने वाला है बड़ा खजाना। सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने खुद किया बड़ा ऐलान। आखिरकार अमेरिका ने ईरान को दे ही डाली बड़ी राहत, लेकिन क्या बड़ी कीमत चुकाने जा रहा है ईरान, बताएंगे हम। डोनाल्ड ट्रंप या ईरान, कौन बोल रहा है सच? कतर में होने वाली मीटिंग पर मंडराया नया सस्पेंस। सऊदी अरब ने चाइना से बढ़ाया बड़ा राब्ता। क्या मिडिल ईस्ट में हंगामे के बीच अमेरिका से अलग नया दोस्त तलाश रहा सऊदी, बताएंगे हम। और रूस के अंदर दिखने लगा यूक्रेन की जंग का असर। पुतिन ने पहली बार माना हो रही एक बड़ी दिक्कत। शुरुआत करते हैं शो की। ईरान को जल्द ही अपने अरबों डॉलर वापस मिल सकते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि ये पैसा किसी की दी गई मदद नहीं बल्कि खुद ईरान की मिल्कियत है। ईरान का खजाना है ये, जो कई सालों से कतर में फंसा पड़ा हुआ है और अब उसको मिलने वाला है। अब ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने यह दावा किया है कि इस रकम का पहला बड़ा हिस्सा जल्द ही ईरान को वापस मिलने वाला है। 29 जून को ईरान के मीडिया ने लिखा कि ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि कतर में जमे या फ्रीज़ हुए ईरान के 12 अरब डॉलर में से 6 अरब डॉलर जल्द ही रिलीज़ किए जाएंगे और उन्हें वापस ईरान लाने की तैयारियां चल रही हैं। पेज़ेश्कियान ने कहा कि इस सिलसिले में ज़रूरी फॉलोअप जारी है और तय किए गए प्लान के तहत ये रकम ईरान को वापस मिलेगी। ईरान का प्रेसिडेंट कह रहा है ये बात। उन्होंने अमेरिका और ईरान के बीच हुए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी MOU को भी ईरानी आवाम की बड़ी कामयाबी करार दिया। पेज़ेश्कियान ने दावा किया कि समझौते के तहत ईरान के ऑयल और पेट्रोकेमिकल सेक्टर पर लगी पाबंदियां भी हटाई जा चुकी हैं। यह आखिरी जुमला याद रखिएगा, ऑयल सेक्टर और पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स। इसी से अगली बड़ी खबर जुड़ रही है। ईरान का पहला फ़ायदा, ईरान का एक ख़जाना एक तरीके का जो बाहर सैंक्शंस के बाद जमा पड़ा था, फ्रीज था, अब वो ईरान को मिलने वाला है। जो मुआहदा हुआ है उसके तहत जो हमले चल रहे हैं कल परसों जो हुए उसे छोड़ दीजिए। ये 29 जून की खबर है। अब ईरान को और बड़ा फ़ायदा क्या होने वाला है वो सुनिए, और ईरान क्या इसके बदले में एक बड़ी कीमत चुकाने जा रहा है वो भी जानिए। दूसरी खबर, ईरान को लेकर अमेरिका का रुख अब तेज़ी से बदलता दिखाई दे रहा है। जिस ईरान का ऑयल बेचने पर, तेल बेचने पर सालों तक पाबंदियां लगाई गई थीं, अब उसी ईरान को अमेरिका ने ऑयल एक्सपोर्ट की बड़ी छूट दे दी है कि जाओ एक्सपोर्ट करो। अगर ये समझौता पूरी तरह लागू होता है तो ये ईरान की इकनॉमी के लिए अब तक की सबसे बड़ी राहत साबित हो सकती है। लेकिन सवाल ये भी है, क्या इस राहत के बदले ईरान भी कुछ बड़ा देने पर राज़ी हो गया है? आइए ज़रा डेप्थ में इस खबर को समझ लेते हैं। 29 जून को ईरान के मीडिया ने लिखा कि अमेरिका के ट्रेजरी डिपार्टमेंट या यूं कहिए कि वहाँ के फाइनेंस डिपार्टमेंट ने ईरान के ऑयल एक्सपोर्ट के लिए एक टेम्पररी वेवर जारी कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वेवर के तहत 21 अगस्त 2026 तक ईरान के कच्चे तेल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन, सप्लाई और बिक्री की इजाज़त दी गई है, बस 21 अगस्त तक। इसके बाद माहौल देखते हुए और बढ़ा दिया जाएगा। ये फैसला अमेरिका और ईरान के बीच हुए इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के तहत लिया गया है। इससे पहले स्विट्ज़रलैंड में दोनों मुल्कों के बीच इस समझौते को लागू करने की लंबी बातचीत हुई थी, उसके बाद हमले हुए। लेकिन अब इस बयान की दो अहम बातें भी सुन लीजिए जो सुनना बहुत ज़रूरी है। इन्हें खुद ईरानी मीडिया ने ही अपनी रिपोर्ट में जगह दी, आदिल खान आज़ाद ने नहीं। अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने यह दावा किया है कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में जहाज़ों की आज़ाद आवाजाही जारी रखने का भरोसा दिया है। उन्होंने ये भी दावा किया है कि ईरान इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी यानी IAEA के इंस्पेक्टर्स को अपने मुल्क के न्यूक्लियर अड्डों में काम करने की इजाज़त देगा। दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि जिस रिपोर्ट में ये दावे छपे हैं ईरान के मीडिया में, उसी में किसी ईरानी ऑफिशियल का ऐसा कोई बयान मौजूद नहीं है जो इन दोनों बातों की तस्दीक करता हो। ऐसे में सवाल उठाना लाजमी है कि क्या पर्दे के पीछे ऐसी कोई डील भी हुई है जिसकी पूरी तफसील अभी सामने नहीं लाई गई? क्या ऑयल एक्सपोर्ट की राहत, फ्रीज पड़े अरबों डॉलर और पाबंदियों में ढील के बदले ईरान ने भी कुछ बड़ी रियायतें देने पर हामी भरी है? फिलहाल इसका साफ जवाब सामने नहीं आया है क्योंकि ईरानी मीडिया ने ईरान का वर्जन नहीं छापा, बेसेंट का छाप दिया।
इसी समझौते के तहत अमेरिका ने ईरान के ऑयल, पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल एक्सपोर्ट से जुड़ी बैंकिंग, इंश्योरेंस और ट्रांसपोर्ट सर्विसेज पर से भी टेम्पररी जो पाबंदियां थी वो हटाने का ऐलान किया है। इधर ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची ने कहा है कि पाकिस्तान और कतर की डिप्लोमेटिक कोशिशों से अच्छी डेवलपमेंट हुई है और ईरान के ऑयल और पेट्रोकेमिकल एक्सपोर्ट पर लगी पाबंदियों में राहत मिल चुकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी डेलीगेशन ने स्विट्जरलैंड में करीब 18 घंटे तक पाकिस्तान और कतर के नुमाइंदों की मौजूदगी में बातचीत की, जिसमें अमेरिकी टीम के साथ भी सीधे कांटेक्ट हुआ। अरागची भी ये नहीं बता रहे कि ईरान क्या दे रहा है। 29 जून को तो बताना चाहिए इस रिपोर्ट के आने के बाद। लेकिन दोस्तों, एक बात तो कहनी पड़ेगी, अगर ये समझौता ज़मीन पर भी लागू हो जाता है कागज़ों से निकलकर, तो ईरान की ऑयल इंडस्ट्री के लिए ये एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी। लेकिन इसके साथ साथ आने वाले दिनों में ये भी देखना दिलचस्प होगा कि इस राहत की असली कीमत क्या है और क्या ईरान ने इसके बदले ऐसी शर्तें भी मंजूर की हैं जिनका खुलासा अभी होना बाकी है। क्योंकि हम और आप सभी जानते हैं कि अमेरिका जैसा मुल्क मुफ्त में अपनी बदन का मैल भी नहीं देगा, लिहाजा ईरान को भी कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ा होगा, देना पड़ेगा। वो क्या है हम नहीं जानते, क्योंकि वो लिखा नहीं जा रहा। बढ़ते हैं आगे। अमेरिका और ईरान की बातचीत को लेकर एक नया सस्पेंस खड़ा हो गया है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं कि ईरान ने खुद बातचीत की दरख्वास्त की है और मंगल को कतर की कैपिटल दोहा में मीटिंग भी होगी। दूसरी तरफ ईरान है जो साफ कह रहा है कि इस हफ्ते अमेरिका के साथ किसी भी टेक्निकल मीटिंग का कोई प्रोग्राम नहीं है। सवाल ये है कि आखिर सच कौन बोल रहा है। 29 जून की दोपहर के बाद आई इन खबरों ने उलझा कर रख दिया है दिमाग। डोनाल्ड ट्रंप ने 29 जून को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, ईरान ने बातचीत की दरख्वास्त की है और दोनों मुल्कों की मीटिंग मंगल को कतर की दारुल हुकूमत दोहा में होगी। हालांकि ट्रंप ने यह नहीं बताया कि इस मीटिंग में कौन कौन शामिल होगा और किन मुद्दों पर बातचीत की जाएगी। हालांकि कुछ फ्लैशेस ये हैं कि जैरेड कुशनर और शायद स्टीव विटकॉफ जा सकते हैं कतर। लेकिन ट्रंप का बयान बाद में आया है। उसके कुछ देर पहले ही ईरान के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर कासिम गरीबाबादी ने साफ कहा था कि इस हफ्ते कतर में अमेरिका और ईरान की टेक्निकल टीमों के बीच किसी भी तरह की मीटिंग तय नहीं है। फिर ट्रंप का बयान आया, नई मीटिंग होगी कतर में, कल होगी। ईरान के फॉरेन मिनिस्ट्री ने भी उन रिपोर्ट्स को खारिज कर दिया जिनमें दावा किया जा रहा था कि दोनों मुल्कों के अफसर इस हफ्ते समझौते के अमल पर बातचीत करने वाले हैं। ये पूरा मामला ऐसे वक्त में सामने आया है जब पिछले 2 दिनों में अमेरिका और ईरान के बीच मिसाइलों और ड्रोन हमलों के बाद टेंशन फिर से बढ़ गई थी और आज दोनों ने ये फैसला किया कि अभी हमले बंद करते हैं, बातचीत करते हैं। ईरान ने अमेरिका को साफ वार्निंग दी थी कि अगर हमले जारी रहे तो बातचीत का पूरा सिलसिला रोक दिया जाएगा। ऐसे में अब सबकी नज़र इस बात पर टिकी है कि क्या वाकई 30 जून को दोहा में कोई मीटिंग होती है या फिर डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के बयानों के बीच का ये टकराव डिप्लोमेसी में एक नया मोड़ लेकर आएगा। हम देखेंगे। बात सऊदी अरब की जो चाइना की तरफ जा रहा है। सऊदी अरब सिर्फ अमेरिका की तरफ नहीं देख रहा बल्कि चीन से भी सीधे मशवरा कर रहा है और इसकी वजह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, ईरान और पूरे मिडिल ईस्ट में फिर से बढ़ता तनाव हो सकता है। अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर टेंशन बढ़ने के बाद अब सऊदी अरब भी हरकत में आ गया है। सवाल ये है कि क्या सऊदी अरब को डर है कि हॉर्मुज़ का मसला फिर हाथ से निकल सकता है और क्या इसी वजह से सऊदी अरब अब सीधे चाइना के साथ बड़े मशवरे करने जा रहा है। 29 जून को सामने आई रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर फैसल बिन फरहान 30 जून से 2 दिन के ऑफिशियल दौरे पर चाइना जा रहे हैं। चीनी फॉरेन मिनिस्ट्री ने ये बताया है कि ये दौरा चीन के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी की दावत पर हो रहा है और दोनों तरफ के ऑफिशियल कई अहम मसलों पर बातचीत करेंगे। ये दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है दोस्तों जब वीकेंड पर अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर मिसाइलों, ड्रोन्स और हवाई हमलों का सिलसिला देखने को मिला। दोनों मुल्क एक दूसरे पर इस्लामाबाद MOU तोड़ने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। इनके बीच धूप छांव चल रहा है। ईरान और अमेरिका के बीच फ़ायदे ख़जानों की बात भी हो रही। कल कतर की मीटिंग पर असमंजस भी है और फिर भी हमलों का इम्कान आगे भी है। उधर हॉर्मुज़ के मसले ने भी पूरे इलाके में बेचैनी बढ़ा दी है। ईरान और ओमान
इस अहम समुद्री रास्ते के मुस्तकबिल के इंतज़ाम पर बातचीत कर रहे हैं, जबकि अमेरिका लगातार कह रहा है कि हॉर्मुज़ पर ईरान का असर कम होता जा रहा है। दोस्तों, सऊदी अरब उन मुल्कों में शामिल है जिसे इस पूरी खींचतान का सबसे ज़्यादा इकनॉमिक असर झेलना पड़ा है। फरवरी में जंग शुरू होने के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में रुकावटों और समुद्री तनाव ने सऊदी अरब की ऑयल एक्सपोर्ट को बुरी तरह से झकझोर दिया, हिला दिया। यही वजह है कि अब सऊदी अरब शायद सिर्फ अमेरिका के भरोसे बैठने के बजाय चाइना के साथ भी करीबी मशवरा करना चाहता है, क्योंकि अगर हॉर्मुज़ में फिर कोई बड़ा टकराव होता है तो उसका सीधा असर सऊदी अरब, चाइना और पूरी दुनिया की एनर्जी सप्लाई पर पड़ सकता है। क्या ये दोनों मुल्क ईरान से मिलकर कुछ नया प्लान बनाना चाहते हैं? फिलहाल अब देखना ये होगा कि बीजिंग में होने वाली इस मुलाकात के बाद क्या चाइना मिडिल ईस्ट के इस नए तनाव को कम करने में कोई बड़ा किरदार निभाता है, या फिर ये रीजन एक बार फिर बड़े टकराव की तरफ बढ़ रहा है। मैंने कहा धूप छांव चल रही है, अच्छी खबरें भी आ रही हैं, चालाकियाँ, धोखेबाजियाँ, ये सब तो सामने रखी हैं, कुछ भी हो सकता है। बात रशिया और यूक्रेन की। रूस और यूक्रेन की जंग अब रूस के अंदर तक बड़ा और बुरा असर डालने लगी है। हालात ऐसे हो गए हैं कि अब खुद रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन को मानना पड़ा है कि यूक्रेन के हमलों से रूस की फ्यूल सप्लाई पर असर पड़ा है। सवाल ये है कि क्या यूक्रेन अब रूस की जंग लड़ने की ताकत को अंदर से कमज़ोर करने में कामयाब हो रहा है? आइए 29 जून को सामने आई इस खबर को समझते हैं। एक इंटरव्यू में रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने माना है कि यूक्रेन की तरफ से रूस के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर या बिजली के तेल के ठिकानों पर हो रहे हमलों की वजह से मुल्क को फ्यूल सप्लाई में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पुतिन ने कहा कि मसले तो हैं, ये साफ है, और नुकसान हो रहा है। उन्होंने ये भी दावा किया कि फ़िलहाल फ्यूल की कमी ज़रूर है, लेकिन हालात अभी ज़्यादा नाजुक नहीं हुए हैं। दोस्तों, ये शायद पहली मर्तबा है जब पुतिन ने खुले तौर पर माना है कि यूक्रेन के हमले रूस के अंदर भी असर दिखा रहे हैं। पिछले कई महीनों से यूक्रेन लगातार रूस की ऑयल रिफाइनरीज, फ्यूल डिपो, लॉजिस्टिक नेटवर्क और एनर्जी इंस्टॉलेशंस को ड्रोन और मिसाइलों से निशाना बना रहा है। इनमें से कई हमले फ्रंट लाइन से सैकड़ों और कहीं कहीं हज़ारों किलोमीटर दूर तक किए गए। यानी अब ये जंग सिर्फ बॉर्डर या कब्जे वाले इलाकों तक महदूद नहीं रही, अंदर तक लड़ी जा रही है। यूक्रेन रूस की सप्लाई चेन और इकनॉमी पर भी असर बढ़ाने का या दबाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। अब देखना ये होगा कि रूस इन हमलों को रोकने के लिए अपने एयर डिफेंस और एनर्जी नेटवर्क की हिफाजत कैसे मजबूत करता है, क्योंकि अगर ऐसे हमले इसी तरह जारी रहे तो आने वाले दिनों में रूस के लिए फ्यूल और सप्लाई का मसला और ज़्यादा बड़ा हो सकता है। ये थी कुछ बड़ी हेडलाइंस जो मैंने आपको ब्रीफ न्यूज़ के साथ दी। इसके अलावा भी हो सकती थी, लेकिन यहाँ तक लोग देख लेते हैं। मेरे जो डेडिकेटेड व्यूअर्स हैं वो देखते हैं, बाज़ लोग एवरेज 6-7 मिनट देखते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोग DBKK का आज इंतज़ार ना करें, क्योंकि हो सकता है उसकी जगह छोटे शो आएँ। DBKK इज़ अ लेंथी शो, बनाने में कई घंटे लगते हैं, तो आज थोड़ा सा मसला है। और सर, ये अपने जो रोज़ के व्यूअर्स हैं उनसे बात कर रहा हूँ, और आप लोग जिन जिन चोरों को देख रहे हैं, एक कोई फिक्स न्यूज़ चोर है, एक और कोई वो उस पर फेसबुक पे चोर है, ये चोर, और कोई वो नेशन प्लस करके कोई चोर है यूट्यूब पे जो वीडियो डाल रहे हैं, उन्हें मैं वार्निंग दे रहा हूँ, सारे डिलीट कर दो, वरना चैनल बंद हो जाएगा। चोरों की रोटी मैं नहीं चलवाता, चोरी हराम है, हराम काम करने वालों को छोड़ूंगा नहीं, हटा दो। और आप में से जहाँ जहाँ मेरे लोग वीडियो देख रहे हो किसी चोर चैनल पे, तो मुझे मेल करिए, नीचे मेरा डिस्क्रिप्शन में मेल है, उनके चैनल बंद करवाता हूँ मैं। और मेरा सिर्फ आज़ाद बोल इंडिया ये यूट्यूब चैनल है एक, दूसरा है दुनिया टुडे, जिस पे हम हिंदी खबरें डाल रहे थे 4 दिन पहले तक, अभी नहीं डाल रहे, रोक दिए हैं। 2 चैनल हैं, तीसरा कोई नहीं। आज़ाद बोल इंडिया ऑफिशियल है व्लॉग का, लेकिन अभी उस पर हम कुछ नहीं कर रहे। ख़बरों के लिए इंटरनेशनल सिर्फ आज़ाद बोल इंडिया है। आज़ाद बोल इंडिया ABI हमारा FB पेज है। इसके अलावा आज़ाद बोल इंडिया नाम से था, वो तो पता नहीं क्या डिमोनेटाइज कर दिया, क्यों कर दिया पता नहीं। और कोई नहीं है, जहाँ भी आप देख रहे हैं वो सब चोर हैं नस्ली। बाकी कुछ यूट्यूब पर अपने नाम से चला रहे हैं, वो थंबनेल चोरी करके आपको पता नहीं कौन कौन सी झूठी खबरें दिखाते हैं, थंबनेल का फॉर्मेट
जो है उन्होंने कर रखा है कॉपी। तो आप लोग थोड़ा सा हमसे जो पूछते हैं कमेंट्स में, ईमेल में, वो हम आपको बताते रहें कि ये लोग नस्ली चोर हैं। इनकी इतने एक पैसे की वक़्त नहीं है दिमाग की अपना आइडिया कुछ अप्लाई कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। ये सबको जवाब था जो सब लोग पूछ रहे थे। ऐसा कोई चैनल देखिए, मुझे मेल करें, लिंक भेजें, उनका हम काम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। सलामत रहिए, खुश रहिए।